आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एससी वर्मा का चैप्टर नंबर है आपका 6 फ्रिक्शन। तो हम लोग एससी वर्मा का फ्रिक्शन चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं, पेज नंबर 97 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रिक्शन का। बडी स्लीपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विथ ए डिसेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बडी किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लिप कर रहा है और वो डिसेलरेट कर रहा है। आप भी अगर मान लिया जाए किसी बडी को किसी प्लेन सरफेस पर ऐसे धक्का दे देते हैं, डुगड़ा देते हैं, ऐसे स्लिप कर देते हैं, मान लीजिए किताब है, इसको ही ज़मीन पर रखें, ऐसे धक्का दे दें तो थोड़ी कि चलता ही रहेगा, कुछ समय के बाद तो रुक ही जाएगा। मतलब कि आप अगर इसको वेलोसिटी 10 का दे करके ज़मीन पर छोड़ दीजिए किताब को, जैसे मान लीजिए किताब इसको ज़मीन पर रखिए और इसे स्पीड देके छोड़ दीजिए 10 का स्पीड, तो कुछ समय के बाद ये रुकेगा ही। मतलब ये क्या कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है। और डिसेलरेट कितना से कर रहा है, बोले 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कर रहा है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो बताओ किस ब्लॉक और प्लेन के बीच में जिस पर ही चल रहा है उस पर कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। हम लोग थ्योरी में बात कर चुके हैं कि जब कोई बडी को हम लोग वेलोसिटी दे करके छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए बडी इसे वेलोसिटी दे कर छोड़ दिया जाए, इसे कौन रोकता है, धीरे धीरे का चाल क्यों कम हो जाता है, फ्रिक्शन रोकता है इसको। और फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना एक्सेलरेशन पैदा करता है, तो हम लोग बात किए थे म्यू जी। मतलब इस कहानी में म्यू जी बराबर दिया हुआ है 4। तो म्यू का मान 4/g, जी का मान अगर 10 मान के बनाए तो म्यू बराबर 0.4, ये आंसर होगा। दूसरा है ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड से किसी रोड पर, हॉरिजॉन्टल रोड पर छोड़ दिया गया। एक ब्लॉक है, इसको 10 का स्पीड दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.10। म्यू का मान अगर 0.10 है काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट, कितना दूर चलने के बाद रुक जाएगा। फॉर्मूला करवाया हुआ है थ्योरी में, हम लोग का फॉर्मूला आया था S इज इक्वल टू U²/2 म्यू जी। S इज इक्वल टू U²/2 म्यू जी आया था। तो कर लीजिए U² का मतलब 100 अब बटे 2, म्यू का मान 0.1 और जी का मान 10 होने 0.18, बाकी बचा 50 मीटर। हो गया आंसर 50 मीटर। तीसरा मानते हैं ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तीसरा सवाल क्या है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, इसका मास m है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मान म्यू है। तो बताइए कितना फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। बोले फ्रिक्शन फोर्स का मान 0 काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करता है जब यह बडी चलना चाहता है या चल रहा होता है। बडी पर आप फोर्स लगाइए और चलने का प्रयास करना शुरू करे, बडी ये प्रयास करे, चलना कोई जरूरी नहीं है। आप किसी बडी पर फोर्स लगा रहे हैं, बडी नहीं चल रहा है, इसका मतलब वहाँ ही फ्रिक्शन काम कर रहा है। लेकिन आप किसी बडी पर फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगी। जब बडी रेस्ट में होता है तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का मान देखते हैं कि आगे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। अगर बडी रेस्ट में तो आगे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स 0 लग रहा है, तो पीछे घर्षण का मान भी 0 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, A block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with horizontal. Starting from rest, it cover 8 meter in the first 2 seconds. एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बडी को चलने के लिए छोड़ दिया गया 30 डिग्री पर। पता चला कि 8 मीटर चला 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में बडी 8 मीटर चला। तो बताइए कि यहाँ पर म्यू का मान क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मान क्या है। तो 2 सेकंड में 8 मीटर चला, तो निकाल लीजिए कि एक्सीलरेशन क्या है। S बराबर ut
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 8/2 बराबर ए बराबर 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बड़ी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आ रहा है। और किसी रुखड़े सतह पर जब कोई बड़ी स्लाइड करते हुए आता है ना, तो उसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जब किसी बड़ी इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई बड़ी स्लाइड करते हुए आता है फ्रिक्शन वाले इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला थ्योरी में लिखवाया हुआ है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये का मान देना है कितना 4, और जी का मान अपना 10 दीजिएगा, साइन 30 1/2 और माइनस म्यू कॉस 30√3/2। यहाँ से सॉल्व करके म्यू का मान निकाल लीजिएगा। जो भी गुनावा करके आएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत इतना ही का होगा कि √3 का मान आपको थोड़ा गुनावा करना पड़ेगा 1.732 वाला। भाई क्वेश्चन में कोई जान नहीं, क्या निकालना था म्यू, और 2 सेकंड में कितना चला 8 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर चला, उससे सेशन निकाल लीजिए और इसका का फॉर्मूला सेट कर दीजिए जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश डाउन द इंक्लाइन विथ ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द मास ऑफ ब्लॉक इज 4 किलो। पिछला सवाल में तो आपको पता था कि 4 का एक्सीलरेशन से बड़ी आ रहा था, अभी जस्ट कराए 4 नंबर सवाल में कि बड़ी का एक्सीलरेशन कितना था 4 आ रहा था 4 से। अब क्या है कि 4 किलोग्राम का बडी है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अभी 4 किलोग्राम का बडी था वो, आज पर 4 न्यूटन और लगाइए। ऊपर से पहले तो खुदे आ रहा था ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, वो खुदे स्लाइड करते हुए आ रहा था। mg साइन थीटा उसको ला रहा था इसके पहले वाले सवाल में, उसका वेट mg कॉस थीटा mg साइन थीटा। अब 4 न्यूटन ऊपर और फोर्स लगाया गया इधर, तो 4 न्यूटन जो लगाया गया है इंक्लाइन पुश डाउन द इंक्लाइन विथ ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। हाँ, इधर 4 न्यूटन लगाया गया। अब आप ही समझिए कि 4 न्यूटन बल इस पर लगाइएगा 4 किलोग्राम के बॉडी पर, तो कितना एक्सीलरेशन पैदा करेगा ये 4 न्यूटन, तो 4/4 बराबर 1, मतलब 4 न्यूटन बल लगाने से एक्सीलरेशन पैदा हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 4 न्यूटन बल नहीं भी लगाएंगे तब इसके पिछले सवाल में 2 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा था, तो उससे हम लोग निकाले थे ना कि एक्सीलरेशन 4 है, तो एक्सीलरेशन तो 4 ऐसे भी है, और एक और हो गया उसका एक्सीलरेशन 4 न्यूटन बल लगाने से। तो इस सवाल में एक्सीलरेशन कितना होगा इसका 5, नेट एक्सीलरेशन 5 है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका नेट एक्सीलरेशन। इसके पिछले सवाल में बड़ी 2 सेकेंड में चला था 8 मीटर, तो पता चला था कि एक्सीलरेशन 4 है, और चूंकि इस सवाल में 4 न्यूटन और लगाया गया तो एक और बढ़ जाएगा, एक्सीलरेशन तो हो गया 5। अब बताइए कि हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द 2 सेकेंड। अब बताओ कि 2 सेकेंड में कितना चलेगा, तो देख लीजिए 2 सेकेंड में कितना चलता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए का मान 5 टी स्क्वायर, 10 मीटर चलेगा। पिछले सवाल में चला था 8 मीटर, इस सवाल में चलेगा 10 मीटर, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन और एक हो गया ना, 4 के अलावा एक और 5 हो गया एक्सीलरेशन। यही सवाल है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। A body of mass 2 kg is laying on a rough inclined plane. सवाल में लिखा हुआ है कि body of mass 2 kg is laying on a rough inclined plane of angle 30 degree. Find the magnitude of force parallel to incline needed to make the block move up the plane or down the incline. Coefficient of static friction 0.2. स्टैटिक फ्रिक्शन का मान 0.2 है, तो सवाल है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन।
इंक्लाइन प्लेन के समानांतर कितना बल लगाया जाए ताकि बॉडी ऊपर चल सके, और कितना बल लगाया जाए ताकि बॉडी नीचे चल सके। सवाल यही है, किस 2 किलोग्राम के बॉडी पर कितना बल ऊपर लगाया जाए, ऊपर की ओर ताकि ऊपर चल सके, और नीचे की ओर कितना बल लगाया जाए ताकि नीचे चल सके। देखते हैं नीचे वाले सवाल को सॉल्व करें। 2 किलोग्राम के बॉडी का 20 न्यूटन, इधर 20 साइन 30 मतलब 10, इधर 20 कॉस 30 मतलब 10√3। अब किसी बॉडी को आप इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रखिएगा तो ऊपर तो चलना नहीं चाहेगा, अगर चलना चाहेगा तो नीचे ही चलना चाहेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन इसे काम करेगा। अब फ्रिक्शन कितना काम करेगा, म्यू(n) मैक्सिमम, n का मान होगा 10√3 और म्यू(s) का मान 0.2, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम मान होगा 0.2 अब उन्हें 10√3 बराबर 2√3। फ्रिक्शन कितना उन्हें 2√3, अगर लग रहा है कितना 10, तो नीचे चलने के लिए फोर्स लगाने का जरूरत है, जरूरत नहीं नीचे चलने के लिए फोर्स लगाने का। 10 ऐसे ही ज़्यादा है 2√3 से, वो मैक्सिमम घर्षण भी रोकेगा तो 2√3 ही रोकेगा। अब ऐसे ही इसका डायनेमिक चलते लग रहा है, बीच का कंपोनेंट है इधर 10, तो 10 तो ऐसे ही ज़्यादा है 2√3 से, इसका मतलब नीचे आने के लिए किसी प्रकार के बल लगाने का जरूरत नहीं है। इसे दूसरा आंसर होगा 0, कि नीचे आने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, बोले 0। अब जैसे आप देख लिए सवाल में कि वस्तु को रखे तो नीचे आना शुरू हो जाएगा, दिख ही रहा है कि 10 ज़्यादा है 2√3 तो नीचे भी करेगा। अब सवाल है, ई बनता है बात कि ऊपर जाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। अब देखिए भाई, ऊपर ले जाना अगर चाहते हैं, इधर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कितना बल लगाना पड़ेगा। तो जैसे अब ऊपर ले जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इन्हें थोड़े लगेगा, अब फ्रिक्शन इन्हें लगेगा F मैक्सिमम, और वही बात होगा F मैक्सिमम बराबर म्यू(n), तब म्यू(s) का मान 0.2, n का मान 10√3 बराबर 2√3। तब ऊपर चलने के लिए आपको जो बल लगाना पड़ेगा 10 आई फ्रिक्शन वाला 2√3, तो ऊपर कम से कम आपको बल लगाना पड़ेगा 10 + 2√3। 10 + √3 का मान 1.732, तो 10 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 4 बाकी 1 2 1 3 3.46 मतलब 13.46 मैंने 13.5 के आसपास। तो पहला लिखा हुआ आंसर लगभग 13 न्यूटन। समथिंग आ रहा है हम लोग का, तो लिखा हुआ 13 न्यूटन। हो सकता है कि जी का मान 20 से थोड़ा मैंने 10 से थोड़ा कम लिया गया हो, तो एक्यूरेट आंसर तक आ जाएगा। हम लोग जी का मान 10 लेके बनाए हैं। सवाल आपको समझ में आया होगा। नीचे ले जाने के लिए फोर्स लगाने का जरूरत ही नहीं थी, 10 ऐसे ज़्यादा था। और कोई बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर रखे थोड़े अपने ऊपर चढ़ेगा, चलना चाहे तो नीचे ही चलना चाहेगा, तो उस समय घर्षण पीछे काम कर रहा था। लेकिन जब ऊपर चलाना चाहिएगा आप तो घर्षण तो पीछे काम करेगा। तो इस तरह से आएगा आंसर 13.46 न्यूटन। लगभग 13 न्यूटन के आसपास दिया है। जी का मान 9.8 पर चलिएगा, गुना भाग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर आएगा। हम 10 मान के बनाए, थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर आए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। करें रिपीट पॉइंट ए ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। यही प्रॉब्लम नंबर 6 को फिर से रिपीट कीजिए। ई पटवा को ऊपर ले जाने वाला को, कि ऊपर ले जाने में कम से कम कितना बल चाहिए, जरा इसको फिर से बनाइए कि ऊपर अगर आप वस्तु को लेके जाना चाहते हैं तो कितना बल लगाना होगा। नीचे में तो बल लगाना ही नहीं पड़ेगा भाई, ऊपर ले जाने में कितना बल लगाना पड़ेगा। इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू इंक्लाइन, यदि बल ऐसे नहीं लगाया जाए इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, अगर बल लगाया जाए हॉरिजॉन्टली। सवाल को फिर से बना देते हैं। दो किलोग्राम का बड़ी था, यहाँ था 30 डिग्री, म्यू का मान था 0.2। सवाल है कि इधर कितना बल लगाना चाहिए ताकि वस्तु पर चलने को तैयार हो जाए। देख लीजिए, पहले तो भाई 2 का इधर 20 साइन 30
आइने 20 cos 30 नॉर्मल रिएक्शन n और ई कोण 30 ई भी कोण 30। तो एफ का दो कंपोनेंट, एक है एफ cos 30 और इधर एफ sin 30। एफ का दो कंपोनेंट होगा, एफ cos 30 और एफ sin 30। तो आगे कौन लेके जा रहा है? एफ cos 30। तो एफ cos 30 किसके बराबर होना चाहिए? 10 प्लस फ्रिक्शन के बराबर, माने म्यूएस है। तो एफ cos 30 बराबर 10 प्लस म्यूएस आई एन का मान 10√3 आई एफ sin 30 माने 10√3 प्लस एफ बाई 2। तो f√3 बटा 2 बराबर 10 प्लस 0.2 गुना 10√3 2√3 जोड़ 2√3 और 0.2 गुना f बटा 2 f बटा 10। तो f √3/2 और माइनस f बटा 10 बराबर 10 प्लस 2√3। तो f कॉमन, तो √3 बटा 2 माइनस 1 बटा 10 बराबर 10 प्लस 2√3। तो f बराबर यहाँ लघुत्तम 10, तो 5√3 माइनस 1 बराबर 10 प्लस 2√3। तो f बराबर 10 दें कि 100 और 10 दूनी 20√3 बटा 5√3 माइनस 1। मोटा मोटी आंसर देखते हैं कितना पहुंचता है। 100 हो गया ये, अब 20√3 का मतलब √3 का मतलब 1.7 मान लो, तो 100 दूनी 34 लगभग लगभग 134। 5√3 का मतलब हो गया √3 का मान 1.7 मान लो, तो 17 × 5 = 85, 8.5 हमें एक घटेगा तो 7.5, तो 134 भागे 7.5, तो 7.5 गुना 2 15 और 15 छक 90, 15 सते 35 से, तो 15 सते 35 से तो 14 बार का लगभग लगभग ही कटेगा। 135 से 15 सते 35 से 7.5 दूनी 15 सते 35 से 135 रहता तो पक्का पक्की कटता ही कितना बार का? 7 दूनी 14, मतलब 14 के आसपास। आंसर आ रहा है 17.5 का मतलब कहीं गड़बड़ है। क्वेश्चन तो यही है, हॉरिजेंटली नॉट पैरेलल टू इंक्लाइन। तो 2 किलोग्राम का 20 है, 20 sin 30, 10 है 20 cos 30, 20 cos 30 हो गया आपका, सही तो है। 10√3 f sin f को तोड़े तो f cos 30 और f sin 30, सही। f sin 30 का मतलब f/2, तो म्यू का मान 0.2, in का मान 10√3 प्लस f/2 और f√3 f cos 30 √3/2 f√3/2 बराबर 10 प्लस फ्रिक्शन, 10 प्लस फ्रिक्शन, f√3/2 बराबर 10 प्लस 0.2 गुने 10 2√3 और जोड़ 0.2 से 2 कटेगा तो 10 f/10, सही। माइनस f/10 बराबर 10 प्लस 2√3, f कॉमन √3/2 माइनस 1/10 बराबर 10 प्लस 2√3, उत्तम 10 2 × 5 = 10, 5√3 माइनस 1 बराबर 10 प्लस 2√3, तो देने का 100
प्लस 2 दूनी 20√3 बटा 5√3 माइनस 1, तो √3 का मान 1.7, 1.7 अब गुने 10, 17, 17 दूनी 34 लगभग सही। और 5√3 का मतलब हो गया ये 1.7, 17 × 85, 8.5 माइनस 1, 7.5। तो 7, 15 7 35 से नहीं, गलती कर दी, 15 7 75 से नहीं, यही गलती कर दी। 15 7 75 से, 15 8 20 से, और 15 9 9 5 45 के 5 बाकी 3 9 3 9 5 45 के 5 बाकी 4 9 4 13 135। तो 18 के लगभग आसपास आएगा। 15 9 35 से, तो 15 गुने 9 बराबर 135, और 7.5 हुआ 15 का आधा, तो 18 बार का लगभग तो 18 न्यूटन के आसपास ही आए, लगभग 18 न्यूटन। 18 15 9 35 से, जैसे कि मान लिया 7.5 को ना हम मान लिए 15/2, ऐसे 134 को लगभग 135 मान लिए पहले, तो और 7.5 को मान लिए 15/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और 15 9 35 से, 15 दूनी 18, तो एक लगभग में मान आएगा ये 18 न्यूटन। थोड़ा गुनावा करने में दिक्कत हो रहा था, हम लोग 15 गुने 7 135 बोल रहे थे, 15 गुने 7 105, 15 गुने 9 बराबर 135, वहाँ दिक्कत हो रहा। तो लगभग 18 न्यूटन आया है। आप एक्यूरेट अगर कैलकुलेट करिएगा, हमसे √3 का मान 7 मान के बनाए, 7.32 मान के बनाइएगा। जी का मान हम 10 लेके बनाए, अब जी का मान 9.8 पर बनाइएगा, तो थोड़ा एकदम एक्यूरेट आंसर तक आ जाएगा आपका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन पार्क है, बच्चा बच्चा नहीं देखते हैं हम लोग, पार्क में सीढ़ी लगल रहेगा, बच्चा यहाँ चढ़ेगा, यहाँ से फिसल जाएगा, फिसल जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन पार्क एंड इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विथ एन एंगल 45 डिग्री इन मिडिल पार्ट। बीच में जो ढुलाव है इसका 45 डिग्री पर, नीचे तो कम ढुलाव है, नीचे थोड़ा ऐसे दिया जाता है जान करके, नहीं तो एकदम सीधे आएगा, नहीं तो पैर में चोट लगेगा कस के। थोड़ा स्पीड को कम करने के लिए यहाँ से थोड़ा ऐसे कर दिया जाता है, ताकि यहाँ स्पीड थोड़ा धीरे हो जाए, पैर में चोट कम लगे। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइड्स ऑन द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द क्लॉथ एंड द बॉडी 0.6। अगर यहाँ मेरू बराबर 0.6 है, तो बताइए किसका एक्सीलरेशन क्या है। तो आसान आंसर है, ए बराबर जी का मान 10 लिखा हुआ है, इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, हो गया जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो √2 बाहर, तो 5 √2, 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4, तो 5 √2 गुने 0.4, 5 का 20 बराबर 2 √2, 2 √2 का मतलब 2.8 के आसपास, 2 √2 इन दी आंसर, 2 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आसान सवाल था, सीधे निकालना था एक्सीलरेशन, और फॉर्मूला हम लोग को पता है, एक्सीलरेशन बराबर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। नौ में कर रहा है कि बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर। एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक वस्तु को चलने के लिए छोड़ दिया गया, तो हाफ मीटर
हाफ सेकेंड में चला, तो बताइए कि अगला हाफ मीटर कितने सेकेंड में चलेगा? सवाल यही है। A body starts slipping down an incline and moves half meter in half second. हाफ मीटर चला हाफ सेकेंड में, तो बताइए कि अगला हाफ मीटर कितने देर में चलेगा? आप समझिए, हाफ मीटर चला हाफ सेकेंड में, तो क्या स्टेशन से चला जरा देख लीजिए। हाफ बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ बराबर 1/2 गुने ए बटा 4, 2 से 2 कैंसिल, ए बराबर 4 के स्टेशन से हुआ रहा। जब 4 के स्टेशन से आ रहा है तो जरा देख लेते हैं कि 1 मीटर चलने में कितना समय लेगा। तो 1 मीटर चलने में लेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी को टी डैश माने, तो हो गया 2 दूनी 4 माने 1/2 का रूट बराबर टी डैश, तो टी डैश बराबर 0.5 का रूट, तो 0.5 का रूट कितना होगा? 0.5 का रूट 0.65 नहीं, 0.5 का रूट हो जाएगा 0.7, 49 मोटा मोटी, तो 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा, और 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड मैंने 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड वहीं लग गया, अब पूरा आने में लगा 0.7 सेकेंड, इसका मतलब टी का आंसर होगा 0.2 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called angle of friction. So that if lambda be the angle of friction and mu the coefficient of static friction, lambda less than equal to tan inverse mu. The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. ये बात हम पढ़ते हैं angle of friction में, एक बॉडी है, आप इस पर फोर्स जब लगाते हैं तो एक फ्रिक्शन यहाँ काम करता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, जमीन देता है फ्रिक्शन। एक यहाँ चूंकि mg काम करता है, उसका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन में फ्रिक्शन जोड़ो तो ई जो आएगा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच कौन को बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। लिखा हुआ है सब बात। The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. दिखाया कि अगर लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंड म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और यहाँ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स। यहाँ देखिए इस फिगर में tan लैम्डा बराबर होगा f/m, tan लैम्डा बराबर f/m, तो f बराबर n tan लैम्डा, और चूंकि f लेस देन इक्वल टू होता है म्यू एस एन, f का मान कभी फ्रिक्शन का मान म्यू एस एन से ज्यादा नहीं होता, तो f है किसके बराबर? n tan लैम्डा, मतलब n tan लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, n से n कैंसिल, तो लैम्डा tan लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू एस, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। tan लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू एस, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका